सो फ्रेंड, आज हम एक ऐसे स्टूडेंट से रूबरू होने वाले हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली सीबीएसई का जो रिजल्ट आया है, जिनमें 10th क्लास के अंदर 500 में से 498 का स्कोर किया है। और ना ही सिर्फ इतना स्कोर, पूरे गुजरात में तो फर्स्ट रैंक उन्होंने हासिल किया है, लेकिन ऑल इंडिया सेकंड रैंक है। और ये इंस्पायरिंग जो स्टोरी है, ये स्टोरी में ज्यादा टाइम न लेते हुए हम रूबरू होते हैं डायरेक्ट विस्मय डागा जी से, जिन्होंने अभी रिसेंटली एग्जाम में ये टॉप किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग जरूर लगेगी और आपको भी अपनी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगी। तो सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है ये प्लेटफॉर्म में। बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट एक्साइटिंग है कि भाई सर हम भी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका एक थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन अगर दे तो इसमें आप क्या कहेंगे? मेरा नाम विस्मय डागा है और मैं जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल का स्टूडेंट हूँ। राइट। और अभी क्लास 10 में सीबीएसई में मैंने स्टेट में टॉप किया और इंडिया में सेकंड रैंक लाया है। राइट। तो जब 10th शुरू हुआ था, सबसे पहले आपका कुछ गोल था कि मुझे ये परसेंटेज लाने या ये रैंक लाना है, ऐसा कुछ गोल था माइंड में? 10th के स्टार्टिंग पे तो मेरा गोल ये था कि मुझे 97 से ज़्यादा परसेंट चाहिए। ओके। पर टुवर्ड्स दी एंड मुझे ये लग रहा था एग्ज़ाम के पहले कि मैं 98 प्लस पे स्कोर कर सकता हूँ। राइट। कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने अच्छे मार्क्स भी आएगा। मतलब ये नहीं सोचा कि भी गुजरात फर्स्ट ऑल इंडिया टॉपर में बनूंगा, बट हाँ ठीक ठाक 98 99 तक मुझे पहुंचना है। हाँ। तो अल्टीमेटली वो टॉपर की ही एक मन में था कि मुझे ये रिजल्ट लाना है। तो सबसे पहले ज़्यादातर स्टूडेंट को ये लगता है कि 10th तो लाइफ में पहली बार बोर्ड का सामना होता है और थोड़ी बहुत डर तो लगता है कि बोर्ड एग्जाम है, फर्स्ट टाइम हुआ है। तो स्पेशली आपकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से क्या रही? आपका एक शेड्यूल क्या रहता था मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, स्कूल और सब मिला के कैसे आपका शेड्यूल रहता था एक? हाँ, तो मेरा शेड्यूल बेसिकली तो स्कूल हमारी 8 o'clock से होती थी ओके। 2 बजे तक। और उसके बाद मैं घर पे ट्राई करता था कि 2-3 घंटा पढ़ सके हर रोज। यस। तो यूजुअली तो मैं पढ़ाई फीलिंग के हिसाब से करता था कि मतलब आज ज़्यादा पढ़ने का मन हो रहा है तो मैं 6-7 घंटा पढ़ सकता हूँ। ओके। फिर बीच में कभी ऐसा होता था कि आज पढ़ने का मन नहीं है तो मैं नहीं पढ़ता था। राइट। क्योंकि वरना स्टडिंग एज अ टास्क लेते हैं तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो मैं फील ही करने की ट्राई करता था। ओके। पर हमें ज्यादातर स्टूडेंट हमारे जो दोस्त अभी सुन रहे हैं विश में, वो भी आप ही की तरह फीलिंग में ही जाते, पर उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि उसका मूड बनता ही नहीं है पढ़ाई का। वो बोले मूड बने तब आएंगे, तो तब तक तो एग्जाम आ जाती है। राइट। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से शेयर किया। आइडियली कितने घंटे की प्रिपरेशन आपकी हो जाती थी एवरी डे स्कूल के बाद? स्कूल के बाद आए थे 3 आवर्स। ओके। 3 3 घंटे के आसपास आपकी पढ़ाई। अच्छा, कई स्टूडेंट अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ते हैं और कई स्टूडेंट लेट नाइट तक रीडिंग करते थे। आप उनमें से क्या प्रेफर करते थे? मैं शुरुआत के टाइम पे तो सुबह जल्दी उठता था और फिर टुवर्ड्स द एंड रात में लेट सो रहा था। मेरे हिसाब से वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, मुझे लगता है मैं दोनों कर सकता हूँ। ओके। आप दोनों में मतलब एज पर जैसे जरूरत रही और जैसे आपका मूड बना, मूड के दोनों कर हिसाब से होता सकते। है। यस। और बहुत से जैसे आपने कहा इंडिविजुअली कई स्टूडेंट सिर्फ मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं, कई स्टूडेंट सिर्फ लेट नाइट पढ़ सकते हैं। और कई हमारे दोस्तों को ये प्रॉब्लम है कि दोनों में से एक भी टाइम में नहीं जमता, तो वो भी पर्सनल प्रॉब्लम है। तो एक बात तो है विश्व कि ये जब सफर की शुरुआत होती है, तो आपने शुरुआत से ही मेहनत ऐसी की कि एक हाफ टर्म के बाद आपने ज्यादा एफर्ट्स लगाई कि शुरुआत से ही? समर वैकेशंस के बाद से स्टार्ट किया, जून जुलाई से। ओके। मतलब वो एक आध महीना तो हाँ, जस्ट मार्च में स्टार्ट। और जस्ट फॉर स्टार्टिंग ही होता है। तो एग्जैक्टली जब न्यू टर्म शुरू हुआ जून से, तब से लेकर फेब तक आपकी ये सफर रही जिनमें एफर्ट्स आप इतनी लगाते थे। ओके। एंड टाइम में आप राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह आपकी कैसी चलती थी? सब प्रैक्टिस हर एक सब्जेक्ट में? राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि जब लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा इजीली याद हो जाता है। राइट। तो इसलिए मैं राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल करता था, स्पेशली मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में। और एसएस और साइंस के लिए मैं नोट्स बनाता था कि ऐसे इजीली याद हो जाए। राइट। आपके विश्व में कितने सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 है? 100 आउट ऑफ 100 मेरे साइंस में है, इंग्लिश में है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट। एआई में, इंग्लिश में और साइंस में आपके 100 आउट ऑफ 100 है। और एसएस की अगर बात करें तो एसएस में कितने इसमें थे? 99 है। ओके, एसएस में 99 थे। और लैंग्वेज में जब आपने जैसे फ्रेंच लिया फ्रेंच आपने? लिया था मैंने सेकेंड लैंग्वेज में, वहाँ पे भी 99 थे। ओके। मतलब 2 सब्जेक्ट में 99 थे, बाकी 3 सब्जेक्ट में आपके 100 आउट ऑफ 100 थे। तो ऐसे मिला के 500 में से 498 का स्कोर किया। तो ज्यादातर स्टूडेंट को ये मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा लगता है, क्योंकि लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की वहां पर रिक्वायर होती है। तो आइडियली मैथ्स के लिए अगर आप कुछ टिप्स देना चाहे तो क्या देंगे? आपने कैसे किया? मैथ्स में एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस है तो कवर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। राइट। तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग से आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना होगा मैथ्स में। और यूजुअली ये हो जाता है कि अच्छे से एनसीईआरटी सब कवर कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस उसके बाहर से भी आते हैं। राइट। तो इसके लिए ज़रूरी होता है हम थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल पे जाएँ और ज़्यादा उस बारे में रिसर्च करें।
ओके, तो इतनी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपका भी ये ज़रूर इसके आसपास का रिजल्ट भी बन सकता है। विश में मुझे लगता है कि इनमें एक जब आप सफ़र की शुरुआत करते हैं, बीच में छोटे-बड़े रिस्ट्रिक्शन बहुत होते हैं क्योंकि हम घर पे रहते हैं, तो रिलेटिव्स का आना, कोई हमारे नज़दीक में कोई फंक्शन का, शादी का माहौल हो, तब स्पेशली सीज़न में घर पे छोटा-बड़ा डिस्टर्बेंस होना, सोसाइटी में डिस्टर्बेंस होना, दोस्ती यारी का, फ्रेंड सर्कल का, मोबाइल का, टीवी का, सोशल मीडिया का, फेसबुक का, इंस्टा का। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन को आपने कैसे मैनेज किया? ऐसे डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत है। मैं सोशल मीडिया पे मैं कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। अच्छा, इंस्टाग्राम भी आप नहीं यूज़ करते नहीं, और फेसबुक वगैरह नहीं कहीं कुछ नहीं, राइट? फिर भी आप मतलब गुजरात में टॉप कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि सोशल मीडिया में अकाउंट ना हो फिर भी आप टॉप कर सकते हैं। आप ये जो 2-2 अकाउंट लेके बैठे हैं तो ज़रा आप ज़रूर सोचिएगा इसके बारे में। अभी एक भी अकाउंट नहीं है और गुजरात में टॉप है, इंडिया में सेकंड रैंक है, तो इंडिया में भी टॉप कर सकते हैं। और 10th तक आइडियली कोई ऐसी नीड नहीं रहती कि आप इंस्टा, यूट्यूब से वीडियो देखने की भी 11th-12th या जी-नीट हो तो बात कुछ अलग होती है। और अदर डिस्ट्रैक्शन के बारे में विस्मय? बाकी शादी का जैसे हमारे घर में भी एक शादी थी जनवरी 26 को, राइट, तो फैमिली में ही। फैमिली में। तो फिर क्लोज़ वेडिंग थी लेकिन मैं नहीं जा सका ओह! क्योंकि वेडिंग मतलब सॉरी बोर्ड्स बहुत पास थे उसी डेट के। राइट। तो आपने स्किप किया मतलब घर से हाँ, सब गए, आप प्रिपरेशन में लगे रहे। हाँ। ओके, राइट। तो ये बहुत डेडिकेशन की बात है दोस्तों, ये ज़रूर आप सोच सकते हैं कि मन तो हुआ होगा विश में कि यार सब जा रहे हैं, सब मज़े कर रहे हो और मैं यहाँ क्या ये पनिशमेंट की तरह बैठा रहता हूँ और पढ़ रहता हूँ। पर आपने कैसे अपने मन को मनाया मतलब? मन तो बहुत था लेकिन ऐसे एक अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि नहीं जाना है। ये राइट, पता है ज़रूरी क्या है, ओके। करना पड़ा। और एक होता है मोटिवेशन आप कोई बाहर से वीडियो देख के और एक होता है अंदर से मोटिवेशन। तो आपको हर कोई काम करने का मोटिवेशन कैसे मिलता था? मतलब क्या सोच के आप इतने मोटिवेट रहते थे? यूजुअली तो मैं सेल्फ मोटिवेटेड ही रहता हूँ अभी भी। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर लेते हैं, खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। सोचने मतलब ये मम्मी-पापा से या फिर और भी फैमिली मेंबर से बात करना यस, या ऐसे थोड़ा राइट। तो और जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आती है, तो कुछ बात अलग हो जाती है क्योंकि स्कूल में रिवीज़न के सेशंस चलते हैं, वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो एंड टाइम की आपकी प्रिपरेशन कैसी थी जस्ट बिफोर बोर्ड एग्ज़ाम? बिफोर बोर्ड्स तो सब कुछ अच्छे से कवर हो ही गया था, तो मैं रिवाइज़ कर रहा था। मेनली सैंपल पेपर्स पे ही फ़ोकस करना था, आखिरी के 2-3 महीने प्रैक्टिस बिल्कुल। पेपर में। प्रैक्टिस पेपर्स, वो भी मैक्सिमम रिटर्न प्रैक्टिस के साथ। और जब रिवीजन रेगुलरली हम रिवीजन करते हैं, जैसे आज स्कूल में जितना हुआ उतना तो मैंने आज अगर कंप्लीट कर दिया, तो जब रिवीजन की बात होती है क्योंकि रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हो जाता है, तो आप रिवीजन कैसे करते थे? मेरा एक्चुअली वो पैटर्न नहीं है, मतलब जो स्कूल में पढ़ाए थे मैं उस हिसाब से नहीं पढ़ता हूँ घर पे। मैं घर पे अलग ट्रैक पे ही रखता हूँ हमेशा, ओके, कि स्कूल में जो पढ़ा रहा है वो एक साइड है, मैं घर पे जो कर रहा हूँ वो मैं अलग अपने हिसाब से जा रहा हूँ। अच्छा। तो मतलब आज जैसे साइंस में सर ने 3rd चैप्टर के 2-3 टॉपिक पढ़ाए, तो आप घर जाके वो साइंस के 3rd चैप्टर के 2-3 टॉपिक करते थे कि अलग ही टॉपिक नहीं, करते थे? मैं अलग ही करता था, जो भी मेरे शेड्यूल के हिसाब से जो हो। अच्छा, मतलब जो स्कूल में चल चुका है। हाँ, जो स्कूल में ऑलरेडी हो चुका है या बाद में होने वाला हो। ओके, तो एक्चुअली जो ऑलरेडी पढ़ा दिया वो बस नहीं पढ़ना है वापस। राइट। क्योंकि मुझे कहीं न कहीं लगता है एक बार समझ ही लिया एक दिन में तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा वहाँ। तो कोई अदर टॉपिक पे आप अदर टॉपिक कर लो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और ये टॉपिक में कई टॉपिक ये भी हो सकते हैं जो भी नहीं चले, तो उसका भी थोड़ा ब्रीफ और इंट्रोडक्टरी जैसा हो जाए। ओके, क्योंकि आपके मतलब स्कूल में ही इतना फोकस रहते थे कि एक बार वहाँ पढ़ लिया तो ऑलमोस्ट आपका डन ही हो जाता था। सो फ्रेंड बहुत इंटरेस्टिंग आपको स्ट्रैटेजी मिल रही है और आपको भी लगता है कि यार ऐसे ही रिजल्ट नहीं बनता, मेहनत तो बहुत लगती है और रिजल्ट आने में एक दिन आपको सब कॉल करेंगे, लेकिन वो सबकी बधाई है कि कॉल पाने के लिए आपको पूरे साल सैक्रिफाइस करने होते हैं, हार्ड वर्क करना होता है और सारे एन्जॉयमेंट को पोस्टपोन करके आपको ये सारी चीज़ों पे फोकस करना होता है। एक चीज़ मैं आपको और शेयर करूँ कि 10th अभी जस्ट रिसेंटली कंप्लीट किया है और आपको शायद विश्वास नहीं होगा, ऐसी बात है कि अभी तक 2 जो बुक्स हैं, वो पब्लिश कर चुके हैं। मतलब एज़ अ राइटर भी है, 2 बुक्स मैं अभी बात कर रहा था जस्ट इंटरव्यू से पहले कि यार मैं कितने टाइम से सोच रहा हूँ एक बुक लिखने की, अभी मैंने एक बुक कंप्लीट नहीं की, इतना एक्सपीरियंस और इतने टाइम से मैं फील्ड में हूँ। 10th क्लास तक अभी तक 2 बुक्स पब्लिश कर चुके हैं और स्पेशली ये बुक्स के बारे में अगर विश में आप बात शेयर करें, 2 बुक्स कौन से टॉपिक के ऊपर है और आपने कब-कब लिखी थी और ये आपको लिखने का मतलब आइडिया कहाँ से मिला? तो मेरी बचपन से रीडिंग की हॉबी है और मेरे हिसाब से मतलब हम जितना रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक नेक्स्ट स्टेज पे चले जाते हैं कि हमें कुछ लिखना भी है यहाँ से। ओके, मैं बचपन से ही लिखता था शॉर्ट स्टोरीज़, पोएम्स वगैरह और अभी भी मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ।
तो ये जो 2 बुक्स हैं पहली वाली जो ये मैंने सेकंड थर्ड में था तब लिखनी शुरू की थी, एनिमल टेल। अच्छा, एनिमल टेल। हाँ, और ये पब्लिश हुई थी 2020 में। मतलब इसकी शुरुआत हो गई थी जब आप सेकंड थर्ड क्लास में थे? हाँ, थर्ड में। अच्छा, मतलब 7-8 साल से ही? हाँ। ओह माय गॉड! 7-8 साल से लिखना शुरू कर दिया और पब्लिश 2020 में हुई, 5 साल पहले एनिमल टेल। और ये दूसरी किताब? दूसरी एक्चुअली एक कलेक्शन है पोएम्स का, मतलब जिसमें ऐसी पोएम जो मैंने फर्स्ट में लिखी थी और ऐसी भी जो मैंने 10th तक लिखी है। अच्छा। वो पूरा कलेक्शन है। पर और ये हमने लास्ट खुद तूने लिखी हुई ऐसी ये सारी पूरी पोएम? खुद लिखी है बिना किसी हेल्प। वाह! और जैसे कहा कि रीडिंग आपका रहता ही है और ये रीडिंग की वजह से कहीं न कहीं रीडिंग एक लेवल पे आने के बाद राइटिंग में वो थॉट्स कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 2 बुक्स भी लिख चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैथ, साइंस, एसएस और सब्जेक्ट में ही उसमें वर्क करते हैं। और जब आप बोर होते हैं, तो फ्रेश होने के लिए उसमें आप क्या करते थे? जैसे कि अभी मूड नहीं है, तो थोड़ा मूड ठीक करने के लिए, क्योंकि वो तो हर कोई बच्चे के साथ होता है। तो स्पेशली उनमें आप क्या करते थे? मैं क्रिकेट खेलता था या क्रिकेट देखता था कभी खेलने वाला हो तो। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है बचपन से, तो मेरा मतलब मेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है स्टार्टिंग से राइट, क्रिकेट में। क्रिकेट। तो मूड बनाने के लिए या फ्रेश होने के लिए क्रिकेट देख लेते थे या तो क्रिकेट खेलते थे? राइट। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं इसमें जो शुरुआत में गोल तो बना लेते हैं। जैसे मुझे भी गुजरात टॉप करना है, सूरत टॉप करना है, मुझे भी 90 प्लस ए ग्रेड ऐसे मार्क्स लाने हैं, ये गोल तो बन जाता है। डे बाय डे अपने गोल से नज़दीक जाने की बजाय दूर चले जाते हैं। तो आइडियली उसके पीछे क्या वजह रहती है? क्योंकि आप एंड तक वो गोल के नज़दीक रहे और गोल को अचीव किया, तो शायद आप बता सकते हो तो? मुझे लगता है दूर हो जाती है क्योंकि एक तो डिस्ट्रैक्शन होते हैं और दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ बिलीफ कम होता है। राइट। और मेरे हिसाब से सेल्फ कॉन्फिडेंस कब रहेगा जब हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। आई मीन जो भी कर रहे हैं उस चीज़ को खुशी से कर ले। यस। तो इसलिए मैं बोलूँगा अगर प्रेशर लेके पढ़ाई करेंगे तो नहीं होगा। वो थोड़ा मतलब मैंने बहुत लोगों से बात करी थी पहले भी जो इस जिनका अच्छे रिजल्ट रहे हैं और मैक्सिमम लोगों का यही है कि बिना प्रेशर लिए पढ़ना चाहिए। कि आपने विदाउट कोचिंग सिर्फ स्कूल के ऊपर डिपेंड रह के, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट हजम ना हो ऐसी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो फिक्स है कि बोर्ड में तो ट्यूशन लगाना ही पड़ते हैं। अभी कभी कभार पेरेंट्स का भी ये माइंडसेट बन जाता है कि नहीं, ट्यूशन के बिना तो वो कैसे होगा। तो आपने विदाउट ट्यूशन ओनली स्कूल से इंडिया में टॉप किया है, गुजरात में टॉप किया है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो एक्चुअली मुझे बचपन से ट्यूशन में कभी जाने का मन ही नहीं था। अच्छा। और मतलब हमारी स्कूल इतनी अच्छी थी जीडी गंजा, तो टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, कभी ज़रूरत नहीं थी। जो भी डाउट्स हम स्कूल में ही ज़रूरत पड़े तो एक्स्ट्रा क्लास लेके सॉल्व करा सकते थे। यस। और यूजुअली टीचर्स इतने सपोर्टिव थे कि मन भी नहीं था और कहीं जाना, जरूरत ही भी नहीं ज़रूरत पड़ी। नहीं पड़ी। राइट। तो अगर आप ठीक से पढ़ते हैं, प्रॉपर ध्यान दे के पढ़ते हैं, तो शायद कोचिंग की ज़रूरत इतनी खास नहीं रहती। ऐसा विस्मय का भी एक अनुभव रहा है। और ज़्यादातर अगर देखने जाए तो एसएस जैसे सब्जेक्ट में, क्योंकि मैं काफ़ी कभार स्टूडेंट से मिलता हूँ, तो अक्सर एसएस से बहुत बच्चे डरते हैं कि सर इतने इतने लेंदी आंसर कैसे याद रखे। और सोशल साइंस में तो रट्टेबाजी भी इतनी करनी पड़ती है, वो इक्वेशन वगैरह सब वो याद रखने होते हैं। तो आप कैसे करते थे एसएस को? एसएस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था एक्चुअली। अच्छा। और एसएस में मैं बहुत ज़्यादा, सबसे मैंने एसएस पढ़ा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आती थी पढ़ने में, स्पेशली हिस्ट्री में। हिस्ट्री में। तो मैं एसएस के लिए मैं बहुत अच्छे से नोट्स बनाता था डिटेल में। राइट। इसलिए मैं 2 टाइप के नोट्स रखता था एसएस में, एक डिटेल पूरा टेक्स्ट बुक कवर करके और एक शॉर्ट में। अच्छा। तो और बार-बार मैं नोट्स पढ़ते रहता था। और फिर एसएस के लिए यूट्यूब पे एक्चुअली एक दिगराज सिंह राजपूत सर हैं, मैंने उनके वीडियोज़ देखे हैं यूट्यूब पे एसएस के लिए। तो वो बहुत अच्छे हेल्पफुल थे। राइट, वो सब्जेक्ट 10th की सीबीएसई के लिए। हाँ। ओके। और अदर कोई प्लेटफॉर्म यूट्यूब में आपने अदर कोई सब्जेक्ट के लिए अगर किया हो तो आप जरूर शेयर कीजिए, तो बच्चे भी हेल्प ले सकें। एग्ज़ाम के जस्ट पहले मैंने साइंस के लिए अलग पंडित सर का देखा था, फिज़िक्स वाला में। फिजिक्स वाला। और एसएस के लिए दिगराज सिंह राजपूत में। ओके। और यूट्यूब की वीडियो के आपने कोई अलग से कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह लिया था? यूट्यूब पे ही फ्री वीडियो। फ्री वीडियो। राइट। तो साइंस और एसएस आपने ऐसे कवर किया, और इंग्लिश और बाकी जो। साइंस सिर्फ लास्ट के लिए एग्ज़ाम के जस्ट पहले, एसएस में ऑलमोस्ट पूरे साल। राइट। तो वहाँ से आपको अच्छी खासी हेल्प मिली और अंडरस्टैंडिंग में बहुत ईजी रहा आपके लिए। राइट। और जब एक बार सफ़र की शुरुआत हो जाती है, बीच बीच में जो स्कूल के टेस्ट वगैरह होते हैं, तो कभी कभार वहाँ मार्क्स अगर कम आते हैं वीकली टेस्ट में, मंथली टेस्ट में, या तो फर्स्ट पीरियोडिक में, सेकंड पीरियोडिक में, तो हम कभी कभार डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ? मैं एक्चुअली इसी चीज़ के लिए मैं वीकली टेस्ट मतलब बिना किसी प्रेशर के देता था। अच्छा। जैसे कि हमारे स्कूल में हर हफ्ते 2 टेस्ट होते थे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। राइट। तो मैं उस टेस्ट के पहले इतना ज़्यादा अपने आप को प्रेशर नहीं करता था कि एग्ज़ाम देनी है। ओके। बस नॉर्मली देते थे, नॉर्मल स्कूल में है, बिना ज़्यादा कुछ करे उसके लिए। इतना लोड खास लेकर लोड नहीं लेता था मैं। और फिर जब यूनिट एग्ज़ाम्स होती थी मतलब उसके पहले फ़ोकस करता था अच्छे से। ओके। तो क्या हर चीज़ पे फ़ोकस करेंगे तो फिर एंड के तक फ़ोकस ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा होता है।
और कभी-कभार हम जब पढ़ते हैं तब माइंड में यही थॉट आते हैं, जैसे अभी मैं 5th चैप्टर पे आ गया, तो पढ़ते-पढ़ते मुझे वही ख्याल आते हैं कि यार वो 3rd चैप्टर जो मैंने किया वो याद होगा कि नहीं? वो मुझे याद है कि नहीं? ऐसे सेल्फ डाउट वगैरह होते हैं कि मैंने जितना किया है उतना याद रहेगा कि नहीं? तो अगर जब ऐसा आपके साथ कभी हुआ हो तो आप उसे कैसे हैंडल करते थे? तो उसके लिए ना कोई भी अगर चैलेंजिंग टॉपिक हो, जैसे कि अगर मैंने मंडे को कोई चैलेंजिंग चीज़ पढ़ी है मैथ्स की, राइट, तो ट्यूसडे वेडनेसडे पूरे वीक में वापस उस चीज़ को शॉर्ट शॉर्ट में रिवाइज कर सकता हूँ। ओके, तो उससे अगर 1 हफ्ते तक वहीं पे रहेगा तो फिर तो याद हो ही जाएगा। ओके, राइट, रिपीटेडली आप उसे रिपीटेटिवली। और याद रखने के लिए आपको शॉर्ट टेक्निक वगैरह कोई अलग-अलग सब्जेक्ट में ऐसा कुछ बनाते थे, नोट्स के सिवा? नोट्स के समय में मतलब डायग्राम्स माइंड मैप्स बनाता था और मैं एक्रोनिम्स भी बनाता ही था। राइट। तो याद करने एक्रोनिम से ईज़ी हो जाता है। और अपने गोल को याद रखने के लिए आप कुछ करते थे? मतलब उसे कहीं लिख के रखते थे या आपके सामने हो कि माइंड में ही आप रखते थे गोल को? माइंड ना एंड में मैंने बोर्ड पे लिखा था, जब रूम में एक बोर्ड था वहाँ पे लिखा था कि 98% प्लस चाहिए। अच्छा, आपके रूम में जहाँ आप टेबल के चेयर के मतलब रीडिंग जब आप करने के लिए बैठते तो आपके सामने रहता है। जिससे ओके, राइट। सो फ्रेंड विस्मय के साथ तो हम डिस्कशन कंटिन्यूअस कर ही रहे हैं, पर बीच में 1-2 सवाल पेरेंट्स को भी अब पूछते हैं एज़ अ मदर, क्योंकि बहुत बड़ा रोल रहता है एज़ अ मदर का। क्योंकि फादर तो अपनी ड्यूटी में मॉर्निंग टू नाइट काम में ज़्यादा रहते हैं और घर में ज़्यादातर मम्मा होते हैं और मम्मा के साथ ही अपना ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है। तो बोर्ड में टॉप करने में मम्मा का भी कहीं न कहीं बैकस्टेज रोल बहुत रहता है। तो आप कैसे हेल्प करते थे थ्रू आउट द ईयर कि 10th में आपको पता था कि ये रिज़ल्ट लाना है और उसका थ्रू आउट एक रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। बुक्स भी 2 पब्लिश आपकी हो चुकी है विस्मय की। तो आप मेंटली उसे और घर पे कैसे सपोर्ट करते थे विस्मय को? जैसे अभी 9th तक तो मैं बहुत पुश करती थी उसको कि पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। राइट। वैसे उसको इतना करना नहीं पड़ता, फिर भी मेरा रहता था कि नहीं अच्छे पढ़ कहते बीच-बीच में हाँ, एज़ अ मम्मा। और मुझे लगता था कि नहीं परसेंट तो अच्छे चाहिए। बाकी सब लोग मुझे डाँटते भी थे उस चीज़ के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा पुश करती हूँ उसको, लेकिन मुझे था कि नहीं परसेंट तो अच्छे चाहिए। 10th में फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई थी कि मुझे पता है ये कर लेगा अब। आप श्योर थे कि भई 10th में हो ही जाएगा। हाँ, मतलब मुझे इतना नहीं पता था कि इंडिया लेवल पे होगा, लेकिन मुझे पता था स्कूल टॉपर तो रहेगा ही। रहेगा क्योंकि उसकी तो प्रिपरेशन ऐसी थी। उसकी प्रिपरेशन वैसी थी और उसको इतना बोलना नहीं पड़ता था। बहुत से बच्चे देखते हैं उनको बहुत पुश करना पड़ता है। 5 बार बोलना पड़ता है तब जाके 1 बार बैठता है। हाँ, और उसको इतना नहीं, बस मेन था उसको अच्छा खाना खिला दो तो वो सब कर देता है। राइट। तो और हाँ, कभी-कभार ये होता है कि भई टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो या तो कोई ओवरथिंकिंग में कि भई नहीं ये होगा कि नहीं होगा। जब भी आपको ऐसा लगे तो आप एज़ अ मदर उसे कैसे मोरल सपोर्ट करते थे? जब उसका मूड नहीं है? तो थोड़ा रिलैक्स करती थी, अच्छा। ब्रीदिंग करवाती थी। ओह वाओ! जैसे मैं प्राणिक हीलर हूँ तो उसकी हीलिंग करती थी, तो उससे उसको ठीक लगता था। उससे क्रिकेट की बातें करो तो वो कितना भी मुश्किल में क्यों ना हो, कितना भी परेशान क्यों ना हो, उससे क्रिकेट की बात करो तो 5 मिनट में एकदम शांत हो जाता है। यस, तो वैसे राइट। नहीं पर ये बहुत अच्छी आपने बात शेयर की और मुझे ये भी अच्छा लगा कि आपने कहा कि मुझे ट्रस्ट था। अब ज़्यादातर पेरेंट्स को ये डाउट रहता है और ज़्यादातर पेरेंट्स अब उसका ये अंदर से ये ख्याल नहीं रहता कि मैं ये कर रहा हूँ, पर बोलने से इतनी नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाती है बच्चे के यस, ऊपर कि उसके रिजल्ट वैसे भी डाउन कभी नेगेटिव नहीं बोलती हूँ राइट मेरे को ले। कि तेरा नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। यस, यस, कभी ऐसा नहीं कि तेरे से नहीं होगा या बस तेरे से होगा तू कर, तू मम्मा बोल रही है तो तू करके तो बता एक बार, फिर वो कर लेता था। ओके, तो ये जो पॉजिटिविटी है, आपके पॉजिटिव जो सेंटेंस है, उसको और मोटिवेट करते हैं हाँ, स्टूडेंट्स। तो एज़ अ पेरेंट्स ये पॉजिटिविटी ज़रूर रखनी चाहिए और पॉजिटिव टॉक में ही आपको बच्चे के साथ ज़रूर ये डायलॉग शेयर करने चाहिए। और स्पेशली अगर मैं आपको बताऊँ तो एंड टाइम पे अर्ली मॉर्निंग उठना या तो लेट नाइट पढ़ना जस्ट बिफोर बोर्ड एग्जाम या तो कोई पेपर के पहले, तो इनमें आपका कैसे सपोर्ट रहता था? मैं भी उसके साथ बहुत बार सिर्फ 3 या 4 घंटा सोई हूँ। अच्छा। तो तब तो यस, एग्ज़ाम के टाइम रात को 12 बजे वो सोता था तो मैं भी जस्ट उसके साथ में ही सोती थी या उसके बाद में ही सोती थी। यस। और सुबह भी उसके उठाकर फिर मैं उसके साथ में कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने बैठ जाती। मतलब आप साथ में ऐसा नहीं कि घर काम आप नहीं, करने घर काम नहीं, ऐसा नहीं। 4 बजे उठी हूँ तो उसके बाजू में बैठकर ही बुक पढ़ती। आप कोई और किताब पढ़ते हो और वो अपनी पढ़ाई करते हैं, राइट? मतलब एक फुल ऑफ कंपनी आपने देने का बिल्कुल प्रयास किया। जैसे रात को भी सुबह भी इतना कुछ काम नहीं होता है और रात में भी ऐसे कुछ काम नहीं होता है, तो फिर मैं मेरा बुक्स लेकर उस पढ़ती थी उसके साथ। राइट, तो एक माहौल भी बने। हाँ, माहौल भी बने और फिर बच्चे को नींद भी नहीं आए, नहीं ठीक है मम्मा सामने है तो साथ
कोई है मतलब मेरे साथ हाँ, पढ़ रहा है, पढ़ राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है। बस ये बात अगर आप थोड़ी बहुत पेरेंट्स समझ पाए और आप भी ऐसा सपोर्ट दे पाए तो बहुत हो सकता है। और जब मैं विस्मय के साथ बात कर रहा था, उसने वो एक शादी वाली भी बात की थी कि वे फैमिली में ही एक फंक्शन था। तो इनमें पेरेंट्स का डिसीजन भी बहुत मैटर करता है कि कभी-कभार पेरेंट्स कहते हैं नहीं तुझे आना ही पड़ेगा, और कभी-कभार पेरेंट्स ही उसे एनरोल करते थे। तो आपने ये घर का ही प्रसंग था, तो आपने कैसे मैनेज किया? नहीं, उसको ही उस पे छोड़ा हुआ था कि तुझे आना है तो तू चल भी सकता है, नहीं चलना है तो तेरा उस डिसीजन है, पे हाँ। राइट? यस। और एक्चुअली उसी टाइम पे स्कूल का स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम था, ओके। तो वो देना ज़रूरी था उसको। राइट, तो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला बात। हाँ, ज़्यादा प्रायोरिटी तो फिर मैनेज हो गया तो वो रुक गया। यस। और आपने भी ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि 10th था, बोर्ड था, तो बहुत सारे छोटे-बड़े फंक्शन में जाना, जहाँ हो सकता था वहाँ जाना टाल दिया होगा या कुछ ऐसे करके आपने मैनेज हाँ, किया हाँ, हो? जैसे वैकेशन शॉट्स ये सब। यस। क्योंकि बोर्ड और था तो हाँ, बोर्ड था और वैसे भी वो हमेशा बुक के साथ में ही ट्रैवल करता है, चाहे वो 4 दिन के लिए भी क्यों ना जाए। राइट, तो बुक साथ इतना में ही द रहती है हर वक़्त। हाँ, तो इतना ज़्यादा वो नहीं था प्रेशर कि ओके। वैकेशन। और स्कूल के टीचर्स के साथ आपका एज़ अ पेरेंट्स और टीचर्स के कोऑर्डिनेशन में, आप जब भी स्कूल में जाते थे, तो कैसे आप टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेशन आपका? टचवुड टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। राइट। मतलब एक मैसेज करना की देरी होती थी और वो एकदम ईज़ी सब कुछ समझा देते थे। यस। टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है रोल रोल होता है, और 100%। पेरेंट्स ने भी मतलब पूरा सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है और वो भी पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे में। और लास्ट में अगर बहुत सारे पेरेंट्स सुन रहे हैं, आपका एक जनरल पेरेंटिंग का जो एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं सिर्फ 10th की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सेकंड थर्ड क्लास से लिखने की शुरुआत उसने कर दी, बुक्स लिखने की। तो एज अ पेरेंट्स आपका बहुत बड़ा स्टार्टिंग से ही रोल रहा है पेरेंटिंग का ही, क्योंकि बचपन से ही आपने ऐसी ट्रेनिंग दी कि वो खुद पढ़ पाए, एक्स्ट्रा नॉलेज ले पाए। तो ओवरऑल आपका एक पेरेंटिंग का जो एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारे पेरेंट्स आपको भी सुन रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे स्टार्टिंग से लेकर अब तक, क्योंकि 15-16 साल की एज अभी जो हुई है विस्मय की, तो 16 साल में आपका जो कंट्रीब्यूशन, आपका जो एंगल, आपने जो अलग अलग रीत से ट्रेन किया है, उसको एक आप एडवाइस के रूप में दे तो आप क्या कहेंगे? उसको रीडिंग का शौक था विस्मय को बहुत ज़्यादा, तो मैंने कभी उसको फोर्स नहीं किया कि तू अदर एक्टिविटीज़ में जा, नीचे जा, खेलने के लिए जा, इस चीज़ के लिए कभी फोर्स नहीं किया। वो क्रिकेट भी खेलता है, घर में ही खेलता है, अकेला ही खेलता है, तो मुझे कभी उस चीज़ के लिए वो नहीं था कि तू नीचे जाके खेल या रीडिंग करना है। जितनी बुक्स चाहिए उसको हमेशा सब बुक उसको मिल जाती थी, जो यस। बुक चाहिए उसको। राइट। मतलब उसका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। हाँ, और जब भी वो ऐसे डिमोटिवेट होता है तो उसको पॉजिटिव गाइडेंस वगैरह सब मिल जाता था। तो राइट। ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यस। कि बच्चे को जो चाहिए, गलत चीज़ें नहीं, ये ऐसे रीडिंग यानी अच्छी चीज़ है तो इसलिए उसको वो देना चाहिए। Right. लेकिन वो बार-बार कुछ महँगे-महँगे मोबाइल माँग रहे हैं, ये माँग रहे हैं, वो तो वो बाइक है, मोबाइल है, वो जिद कुछ कर रहा है जो ऐसा ज़रूरी नहीं है वो सारी जिद पूरी करे। हाँ, वो जिद नहीं कभी पूरी करी। मोबाइल भी उसको अभी 10th में कुछ-कुछ टॉपिक्स के लिए ज़रूरी थे तो दिया है, नहीं तो ऐसे मोबाइल भी नहीं यूज़ करता है वो। राइट। और घर में टीवी वगैरह हाँ, आप, टीवी है। कभी-कभार आप देखते हो या तो सीरियल सीरीज़ आप देखते हो और वो पढ़ता हो, ऐसा कुछ था? आपने सपोर्ट कैसे किया उनमें? नहीं, टीवी वगैरह मैं इतना ज़्यादा नहीं देखती हूँ और जो क्रिकेट जैसे वो भी देखता है तो मैं भी देखती हूँ, तो उसमें कुछ वो प्रॉब्लम नहीं। और उसके इंटरेस्ट को ही आपने अपना इंटरेस्ट बना लिया। हाँ, सो फ्रेंड, बहुत छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन बहुत गहरी बातें हैं, और ये बहुत काम लगती है और काम करती भी है, क्योंकि आपके सामने ये एग्जांपल है रिजल्ट और विस्मय के अचीवमेंट। अभी 2 बुक्स भी पब्लिश कर चुके हैं, 10th में गुजरात और नेशनल टॉपर भी रह चुके हैं। सो आगे वाले जितने भी पड़ाव है बहुत अच्छी तरीके से वो भी पार कर पाएंगे। और मैम, आपकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स को थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली, इसलिए आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। और हर कोई स्कूल में जस्ट बिफोर बोर्ड एग्जाम आपकी प्री बोर्ड भी होती है, तो प्री बोर्ड के मार्क्स क्या बोर्ड के एग्जाम पे इम्पैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? मेंटली इम्पैक्ट करते हैं प्री बोर्ड के मार्क्स, लेकिन वो फिर वही हमें मेंटली कितना लोड लेना है उस चीज़ का, राइट। क्योंकि कभी एक्सपेक्टेशन से कम हो गए प्री बोर्ड्स में या ज़्यादा हो गए। एंड यूजुअली प्री बोर्ड्स के जो पेपर और चेकिंग लेवल होता है नॉर्मल बोर्ड से हार्ड ही होता है राइट, एक आपको तैयार करने के लिए। तैयार करने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा हम ज़्यादा ओवर थिंक कर सकते हैं। कभी कभी तो सिंपल चीज़ है वहाँ पे गलती हो जाती है प्री बोर्ड्स में, क्योंकि पेपर लेंदी हो जाते हैं, राइट। स्पेशली मैथ साइंस जैसे सब्जेक्ट में। तो वो सिंपल चीज़ों पे गलती होती है, फिर हम बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में चले जाते हैं।
यस, तो उसके लिए मेरे हिसाब से जब प्री बोर्ड्स को हमको एज एग्जाम्स देना है, लेकिन बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स में डिफरेंस वो चीज़ याद रख के देनी पड़ेगी। राइट, क्योंकि अगर यही सोचेगा कि प्री बोर्ड्स मतलब बोर्ड्स के जस्ट पहले का स्टेप है, तो कन्फ्यूजन हो सकती है। प्री बोर्ड्स के आगे बहुत कुछ है, ऐसा ही सोच के सर। इसके बाद पूरा 1 महीना और होता है आपके पास प्री बोर्ड्स के बाद, ओके। कि पढ़िए और वापस रेडी हो जाइए। अपनी एरर को आइडेंटिफाई करके आप उसे इम्प्रूव भी कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक को। तो प्री बोर्ड्स में मेनली हम एरर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट, माइंडसेट में जो एरर्स होते हैं वो भी। तो ओके। आप भी रेगुलर जो टेस्ट और प्री बोर्ड में आपने जैसे कहा, तो आप उसका एनालिसिस कैसे मतलब करते थे आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाम की भाई मेरी क्या क्या गलती रहेगी, और उसे कैसे आप इम्प्रूव करते थे? तो आफ्टर एग्जाम यूजुअली हम पेपर पे लिखते थे, मतलब स्कूल वाले सजेस्ट में पेपर पे लिख लो कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई है। अच्छा, और फिर आप वो मिस्टेक्स को, अगर मेरे हिसाब से मिस्टेक्स को आप याद रखोगे तो वापस सेम गलती नहीं होगी। यस, क्योंकि वो एक फीलिंग होनी चाहिए कि ये गलती की है, वो एक ऐसा गिल्ट होना चाहिए उस चीज़ का, तभी मिस्टेक रिपीट नहीं होगा। रिपीट, उसको बाहर दे के आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। राइट, और स्पेशली ड्यूरिंग द पेपर अटेम्प्टिंग टाइम, आप जैसे बोर्ड का पेपर आपके हाथ में आ गया और आप क्लासरूम में बैठे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वहाँ क्या आपका माइंडसेट और आपकी जो मेंटल सिचुएशन है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि कभी कभार टफ क्वेश्चन आ गए शुरू शुरू में, तो आप पूरे मतलब एक मेंटली हिल जाते हैं, और शायद हो सकता है कि जो टॉपिक आपको आंसर पता है वो भी सही तरीके से आप अटेम्प्ट ना कर पाए, तो आप वो टाइम को कैसे मैनेज करते थे? तो वो बेसिकली तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता था। जैसे कि मैथ्स में मैंने पेपर के स्टार्टिंग में से स्टार्टिंग के एमसीक्यूज़ पहले के 7-8 एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्राई करा था। जबकि साइंस और एसएस मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए थे कि, और बाद में अटेम्प्ट क्लास में क्या, पर पहले बस पढ़ के रख लिया ताकि वो याद हो मेंटली। राइट, क्योंकि कभी-कभी जब जो क्वेश्चन होता है आगे क्वेश्चन आंसर में, वही कहीं एमसीक्यू में उसके लिए हिंट मिल सकती है। जब पढ़ के रखो तो ब्रेन में कहीं न कहीं वो फिट हो जाता है। और आप क्या करते? जैसे पेपर हाथ में आया तो पूरा पेपर एक बार आप देख लेते, उसके बाद डिसाइड करते थे लिखने की, लिखते गए और क्वेश्चन सॉल्व ये मेरा करते गए? पैटर्न डिसाइड होता है कि कौन सा सेक्शन पहले करना है, वो मैं डिसाइडेड रखता था। अच्छा, पहले से ही आपका कि भाई Yes. ऐसे ऐसे तो मुझे यही पैटर्न में जाना है, मैथ से तो यही पैटर्न में जाना है, एज पर योर पर्सनालिटी आपको पता था कि भाई ये अटेम्प्ट मुझे करना है। वो था लेकिन हल्का फ्लेक्सिबल में ही था, मतलब मैंने सिर्फ साइंस में चेंज किया था। साइंस में आई थिंक तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन था और डिफिकल्ट था, तो मैंने वो आखिरी में किया था। ओके, एज पर योर स्ट्रेटेजी आपको उसी सेक्शन ही लेना था, पर वहाँ जो लेना था, लेकिन मैंने फिर वहाँ पे फ्लेक्सिबल करके क्योंकि डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट आ गया। तो शुरू में डिफिकल्ट अटेम्प्ट करना उससे अच्छा है कि जो आपको हाँ। आता है वो अच्छी तरीके से अटेम्प्ट। तो अल्टीमेट वो स्ट्रेटजी बनी कि भाई शुरुआत में टफ अगर आप पोर्शन को इग्नोर करें और आप इजी और जो आपको एक्सपर्ट आप जिसमें है कॉन्फिडेंट है वो अटेम्प्ट करें, तो वो ज़्यादा बेटर है। ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम हम, क्योंकि सीबीएसई में तो बहुत सारे गैप भी होते हैं एक पेपर और दूसरे पेपर में, बहुत सारी छुट्टियाँ आपको रीडिंग, मतलब पूरे साल जिसने प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं की, अगर वो गैप में भी थोड़ी बहुत कर ले तो भी एक अच्छा खासा स्कोर निकाल ही देते हैं। तो ये टाइम में बोर भी हम इतने होते हैं कि यार कितना अभी ये, जैसे कोई पेपर की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो गई और 5-6 दिन की छुट्टी है बीच में, तो क्या करें? तो आप इनमें कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि प्रिपरेशन भी करनी है और एनर्जी भी कंटिन्यूअस रखनी है, बोर भी नहीं होना है। तो आप स्पेशली क्या स्ट्रेटजी अपनाते थे ड्यूरिंग द एग्जाम बिटवीन द गैप ऑफ 2 पेपर? तो ये चीज़ एक्चुअली मेरे साथ हुई थी। हमारे लिए मैथ्स के पेपर में 13 डेज़ का गैप था एक्चुअली। यस, राइट। और मैंने मैथ्स का प्रिपरेशन मतलब काफ़ी राइटिंग प्रैक्टिस की, मतलब इतना कुछ, तो वहाँ पे तो उसमें उस टाइम पे एक्चुअली मेरे लिए एडवांटेज टाइप हो गया था कि तब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी। मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट था ही, तो वहाँ पे भी अच्छे से फॉलो करके जा रहा था। तो उससे एक तो ज़्यादा मैथ्स का लोड भी नहीं आया कहीं, और रिलैक्सेशन भी मिल रहा था यस, स्टूडेंट में। राइट। और बाकी सब्जेक्ट्स में कहीं न कहीं जैसे हमको फ्रेंच और एसएस में 1-1 दिन का ही गैप था। यस, तो वहाँ पे थोड़ा अच्छे से मैनेज करना पड़ रहा था कि जहाँ पे पहले सब्जेक्ट में ज़्यादा गैप हो तो कुछ और कर लो उस तरीके से। राइट। और स्पेशली आपकी ये जो सक्सेस है विश्व में, इनमें आप किसको क्रेडिट देते हैं कि ये सक्सेस के पीछे की वजह ये है, वो क्या है? अपने पेरेंट्स को, मम्मी को स्पेशली, और सभी सारे घर वाले, आई मीन सब ने बहुत दुआ करी, मुझे हमेशा ही लगता है सब ने बहुत दुआ करी है इसलिए अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और फिर स्कूल में टीचर्स बहुत मेहनत की, और फ्रेंड्स ने भी सपोर्ट किया है काफ़ी। यस, राइट। तो हर जगह से ये सपोर्ट बना और आपकी मेहनत बनी, स्कूल के, पेरेंट्स के और आपकी खुद की मेहनत, तब जाके ये आपका रिजल्ट बना है। उसमें 10th में तो आपने अच्छा स्कोर कर ही दिया, अब आगे के बारे में या फ्यूचर आपका कोई गोल फिक्स डिसाइडेड है कि मुझे यही करना है, या तो फ्यूचर के बारे में आप क्या कहें? मेरा फ्यूचर का कैरियर गोल तो इतना डिसाइडेड नहीं है। यस, लेकिन मैंने मतलब मेरा पहले तो यही गोल था कि पहले 10th में अच्छा आ जाए, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे का सोच सकते हैं। राइट। तो अभी 11th क्लास के लिए मैं साइंस में हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स।
यस, और आगे मैं मे बी यूपीएससी करूँ, वो इतना श्योर नहीं है वहाँ पे। राइट। तो मतलब एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि कभी-कभार हमारे फिक्स गोल भी होते हैं। तो हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर न हो, फिर भी आप अभी जो कर रहे हैं, उनमें आप बेस्ट दो, तो आगे जाके आपको कहीं न कहीं वो हेल्प करेगी। जैसे उसमें कहीं इतना खास क्लियर ये रिज़ल्ट के बाद भी अभी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने टॉपर के हिसाब से प्रिपरेशन की और टॉपर बने। तो आप बेस्ट होगे तो जहाँ पे जाएँगे वहाँ बेस्ट ही रहेंगे। तो डिसाइड हो तो वेल एंड गुड, ना हो तो कर लीजिए, या तो ना करे तो अभी जो कर रहे हैं उसको बेस्ट करें। ये कहीं न कहीं इसमें से हमें ज़रूर सीखने को मिलता है। फाइनली अगर बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको अभी जो सुन रहे हैं, एज़ अ टॉपर स्टूडेंट आपकी साइड से अगर उसको एडवाइस देनी हो लास्ट नोट्स तो आप क्या देंगे? मतलब ऐसे मतलब अपने आप को रिलैक्स रखो, मेहनत करनी है लेकिन बिना प्रेशर लिए करना है, और अपने हॉबीज़ को फॉलो करना मत बंद करो, बस पूरे डेडिकेशन से मम्मी पापा के सबके सपने पूरे करो। राइट। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने डिटेल में, इतने अच्छे तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प हो सके ऐसे टॉपिक शेयर किए, और आपकी ये बातों से बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी हेल्प भी होगी। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर योर वंडरफुल एंड एक्सपीरियंसेबल टाइम, एंड ऑल्सो थैंक्स टू आप सबको, क्योंकि आप सबने ये इंटरव्यू को एंड तक देखा, स्पेशली एंड तक देखा। इतनी धीरज आप में है तो यही बताती है कि आपके अंदर वो कितनी कुछ नए टॉपिक जानने की या तो स्ट्रेटेजी जानने की कुछ ना कुछ खास भूख है। तो इसी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करके भी अपने रिजल्ट को बना सकते हैं। और हमारे ये प्लेटफॉर्म पे अगर आप पहली बार आए तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी भी ये इंटरव्यू में से आपको अगर कोई क्वेश्चन हो रहा है तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो ऐसे प्रयास करेंगे। फिर वक्त मिला तो होगा सामना, तब तक के लिए शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।